नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई टीओ कोपा के अंतर्गत जो हमारी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, यानी कि टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 बोले तो अगला पार्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके पहले हमने जो है 8 प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं। उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आई टीओ के अंतर्गत एक प्ले लिस्ट है, उसमें सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। साथ ही डिटेल क्लास भी शुरू हुई है, तो उसको आप देख सकते हैं जाकर HTML की। उसमें आप देखिए, उसके बाद HTML कंप्लीट हो जाता है, CSS, फिर बाकी की चीज़ें जैसे जावास्क्रिप्ट है या अन्य यूनिट भी हम यहाँ पे कवर करेंगे एक एक करके। तो उसको जाकर भी आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। साथ ही टेलीग्राम में आप जाओगे तो आपको PDF वगैरह और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी। तो चलिए जो है हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को शुरू करते हैं। आप अच्छे से पढ़िए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ मिलेगा, URL क्या है। URL आपको पता है, जब भी हम कोई वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ चल के हम एक वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए हम चलते हैं sarkarstudywaves.com। तो sarkarstudywaves.com जो URL मतलब जो एड्रेस हमने लिखे हैं वो एक प्रकार का क्या है, URL है। जैसे मैं आपको यहाँ पे चल के दिखाऊं तो यहाँ चल के जो है एक प्रकार से आप देखोगे तो यहाँ आपको www नहीं भी लगा है तो भी चलता है। वेब है, इंटरनेट में काम कर रहा है, मतलब www लगेगा। तो URL एक प्रकार का क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। बोले तो यहाँ पे आप जाकर देखोगे तो आपको मिलेगा HTTPS, बोले तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वेब पेज को इधर उधर ले जाने का काम कर लेता है, एक जगह से दूसरी जगह नेटवर्क पर। www वेब है, मतलब सारी चीज़ें इंटरनेट पर इसी में स्टोर है। फिर ये आपको मिल जाएगा डोमेन नेम। डोमेन नेम बोले तो संस्था का नाम जो यूनिक रहता है और इसी को IP एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है DNS के माध्यम से। उसके बाद एक हो जाता है आपका .com, बोले तो टॉप लेवल का डोमेन हो जाता है जो इसके टाइप को बताता है, जैसे कमर्शियल है या फिर एजुकेशनल है या फिर ऑर्गेनाइजेशनल है, या जो भी चीज़ है वो इसको इस बार देखने को मिल जाता है। उसके बाद एक और हो जाता है इनका मतलब हो जाता है कंट्री लेवल डोमेन। कंट्री लेवल बोले तो कौन सी कंपनी का है, मतलब कौन सी कंट्री का है। अब मान लीजिए इसके बदले में US लगा है तो USA का हो जाएगा, IN लगा है तो इंडिया का हो जाएगा, या फिर AU लगा है। तो इस प्रकार से ये जो कंट्री लेवल डोमेन बहुत कम यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ चल रहा है तो इंडिया का ही होगा। तो इस प्रकार से ये आपको देखने को मिल जाता है URL। तो URL मतलब हो जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बोले तो A नंबर का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखें तो आपको देखने को मिल जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। बाकी ये फाइल के पाथ वगैरह, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, दो प्रकार के URL होते हैं जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 में या 13 जो भी है उसके ऊपर के वर्जन, जब कोई फॉर्मूला किसी सेल में दर्ज किया जाता है तो वह खाली स्थान में दिखाई देता है। तो या किसी सेल में कोई भी चीज़ है, मान लो खाली है या फिर कोई वैल्यू है या कोई फार्मूला है, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है कहाँ दिखाई देगी, फार्मूला बार में। मान लीजिए वैल्यू भी है और फार्मूला भी है तो क्या दिखाई देगा, फार्मूला दिखाई देगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर सेल में आप अगर फार्मूला लिख देते हो तो फार्मूला दिखाई देगा, और फार्मूला नहीं लिखे हैं तो वैल्यू दिखाई देगी। ठीक है, और वैल्यू भी नहीं है तो खाली दिखाई देगा। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल जाती है, फार्मूला बार में। और फार्मूला बार कहाँ मिलता है, आप ध्यान से देखो। फार्मूला बार आपने एक्सेल को देखा ही होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा उनको मैं बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे इक्वल करके कोई भी चीज़ें लिख देते हैं, मान लीजिए A1 लिख देते हैं, तो A1 हमने लिखे, यहाँ पे अभी 0 आ रहा है। मान लीजिए A1 में हम यहाँ पे 13 लिख देते हैं तो यहाँ 13 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 13 है तो ये 13 दिखाई दे रहा है, पर यहाँ भी 13 है तो 13 नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला लगा है। ठीक है, फार्मूला या फंक्शन जो भी है, तो जो फार्मूला बार है यहाँ पे दिखाई देता है। और यदि फार्मूला बार ना दिखाई दे तो व्यू में जाकर आप जो है क्या कर सकते हो, फार्मूला बार को शो या हाइड इस प्रकार कर सकते हैं। इसका एक और पहला पार्ट होता है जिसे हम नेम बॉक्स बोल देते हैं। नेम बॉक्स क्या बताता है, जिस भी सेल पर आप हो उसका एड्रेस दिखाई देता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फार्मूला बार। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाता है जो कि एक पाइथन का कोड है। पाइथन के अंतर्गत लिखा गया है इम्पोर्ट RE। ठीक है, और उसके बाद RE.sub, और यहाँ पे R में हमने कर दी है AD मतलब इसको हटा देगा। और उसके बाद देखिए हमने स्ट्रिंग लिख दी ABCDEF, मतलब AD बोले तो A और D, तो इसको छोड़कर बाकी चीज़ें आना चाहिए। तो सिंपल सी बात, यहाँ पे क्या आ जाएगा, BCEF। तो BCEF कहाँ पे है, ये देखिए आपका B राइट आंसर है। राइट आंसर आपका BCEF हो जाएगा, यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन का पैटर्न है। जो AD है इसका मतलब है कैरेक्टर क्लास जिसमें A और D शामिल है, यानी स्ट्रिंग में जहाँ भी A और D मिलेगा उसे रिप्लेस कर दो। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। और रिप्लेसमेंट, यहाँ पे आपको एम्प्टी स्ट्रिंग मिल जाएगा। इसका अर्थ है कि A और D को हटा दिया जाएगा, और साथ में जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो ये मिलेगी, और A और D हटेगा तो उसके बाद जो बचेगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पावर पॉइंट के अंतर्गत शॉर्टकट मीनू में
फॉर्मेट का कौन सा विकल्प मैनुअल रूप से ऑब्जेक्ट को एक विशिष्ट अनुपात में सेट करने के लिए किया जाता है। तो फॉर्मेट का कौन सा विकल्प विशिष्ट अनुपात में प्रदर्शित करेगा या सेट करेगा, ये स्केल है। ठीक है, स्केलिंग हो जाती है यहाँ पर, तो स्केल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। चलिए आगे देखें तो आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे स्केल। जब आप ऑब्जेक्ट में सेव, पिक्चर या चार्ट इस पर राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट पर जाते हैं, तो स्केल ऑप्शन का उपयोग करके आप जो है ऑब्जेक्ट को मैनुअली रिसाइज और प्रोफेशनल बोले तो समानुपात में यहाँ पे सेट कर सकते हो। हाइट और विड्थ यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। आगे देखें तो एक्सेल के अंतर्गत 2016-19 या जो भी है, तो एडिट मोड में कार्य करने के लिए, एक्सेल के अंतर्गत एडिट मोड कार्य प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो हम सिंपल क्लिक करें और F2 दबाएं तो एडिट हो जाता है, बिल्कुल सही है। सेल पर क्लिक करें और फिर फॉर्मूला बार पर क्लिक करें तो फॉर्मूला बार से भी एडिट हो जाता है, ये भी सही है। सेल पर डबल क्लिक करें तो भी एडिट हो जाता है, परंतु सेल पर क्लिक करके F5 दबाते ये गलत है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा गया था। ठीक है, सही नहीं है, तो डी आपका सही नहीं है, बाकी चीज़ें आपकी सही हैं। B2C बोले तो बिजनेस टू कस्टमर जो है, ई कॉमर्स कंपनी के उत्पाद, ये जो प्रोडक्ट होते हैं या जो सर्विसेज होती है, उसके उपयोगकर्ता को अपने दोस्तों को ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करने वाला कारण क्या हो सकता है। सिंपल सी बात भाई, अगर किसी को प्रमोशन करोगे किसी का, तो हमको पुरस्कार मिलेगा, बोले तो प्रोत्साहन मिलेगा। तो यहाँ पे साथियों का दबाव नहीं, तकनीकी सहायता नहीं, उत्पाद की वारंटी नहीं, आपको बी नंबर का राइट आंसर मिलेगा। इंसेंटिव या रिवॉर्ड के लिए ये काम किया जाता है, तो बी राइट आंसर है। बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, पॉमटॉप कंप्यूटर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। पॉमटॉप मतलब आप हाथ में रख कर चला सकते हैं, बोले तो मोबाइल, बोले तो हैंड हेल्ड कंप्यूटर को क्या बोल देते हैं, पॉमटॉप। हथेली में रख कर चलाने वाले को पॉमटॉप बोल देते हैं, हैंड हेल्ड कंप्यूटर बोल देते हैं। डेस्कटॉप तो टेबल पर हो जाता है, सर्वर तो बहुत बड़ा हो जाता, मेन फ्रेम भी इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। मेन फ्रेम को बिग आयरन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखें, आपके लिए एक क्वेश्चन है। सर बोले तो यहाँ मेन फ्रेम कंप्यूटर को अगर यूज़ करना है तो हमें जो है किस प्रकार इनको यूज़ करना है मिल जाता, मतलब सिंपल यूज़र को अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर में काम करना तो कैसे कर सकता है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए मुझे। चलिए नेक्स्ट देखें, जो मेमोरी है, मेमोरी के प्रकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ देखिए, रैम एक अस्थायी मेमोरी है, यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी है, जो कि बिजली बंद होने पर डेटा को खो देती है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद है रोम, मतलब रीड ओनली मेमोरी, एक स्थायी मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल है पर प्राइमरी मेमोरी है, जो डेटा को स्थायी रूप से स्टोर कर लेती है। और इसमें क्या स्टोर होता है वो आपको पता होना चाहिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि बायोस स्टोर रहता है, जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट होने में मदद करता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, कैश मेमोरी मुख्य रूप से क्या है, जो रैम है, रैम से तेज होती है, तो सही बात है भाई। कैश मेमोरी मतलब सीपीयू के बाद कैश होती है और कैश के बाद आपकी रैम होती है, तो रैम से फास्ट होगी ना, क्योंकि सीपीयू के किनारे में है। अक्सर उपयोग किए जाने वाले डाटा को स्टोर करती है, तो ये सीपीयू के डाटा को स्टोर करती है, तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब तीनों यहाँ पे सही है, तो क्या होगा, ऑल करेक्ट, बोले तो सी राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे कुछ प्राइमरी मेमोरी है, तो हमने देखे रैम और रोम है, फास्ट है, डायरेक्टली एक्सेसिबल है सीपीयू के। सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क एसएसडी है, परमानेंट स्टोरेज बोल देते हैं। कैश मेमोरी हाई स्पीड बफर बिटवीन सीपीयू एंड रैम के बीच में। वर्चुअल मेमोरी की बात करें तो पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। स्टोरेज स्टोरेज जो होती है आपकी, उसको रैम के रूप में उपयोग किया जाता है। फ्लैश मेमोरी की बात करें तो नॉन वॉलेटाइल या फिर यूएसबी ड्राइव, आप देख सकते हैं मेमोरी कार्ड, ये सब फ्लैश मेमोरी है। चलिए आगे देखें तो आपको मिल जाता है, यह है एम एस वर्ड जो है 2013 अनुप्रयोग, बोले तो एप्लीकेशन के बॉर्डर पर, बॉर्डर मतलब टॉप पर रन करता है, और टूल बार और मीनू के लिए प्रतिस्थापन है, मतलब टूल बार और मीनू को प्रतिस्थापित कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है। तो नए 2013 में अगर बात करें तो मीनू और टूल बार को प्रतिस्थापित किसने किया है, तो हम सीधे ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ न्यू बनाए और न्यू बनाकर हम जो है इसको डिस्प्ले करा देते हैं, तो यहाँ मीनू और जो सारी चीज़ें शो होती थी, तो इसको हम कंप्लीट बोल देते हैं रिबन। क्या बोल देते हैं, रिबन। तो आपको मीनू और टूल बार के बदले में रिबन देखने को मिल जाती है, रिबन यहाँ पर राइट आंसर है बी। और बाकी चीज़ें टेक्स्ट तो आपको पता ही है, लिखते जो वर्कशीट, एक्सेल में एक बुक है, वर्कशीट है, वर्कशीट बोले तो एक पेज है, और रिपोर्ट मतलब एक्सेस में रिपोर्ट जो होती है सारांश के लिए। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं, बाकी चीज़ें आप देखिए, इसमें ग्रुप कमांड सारी चीज़ें आप देख लेना। वेब प्रोग्रामिंग में
क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उपयोग की जाती है? तो क्लाइंट साइड में आपकी जावा स्क्रिप्ट देखने को मिल जाती है, जो कि क्लाइंट के ब्राउज़र पर रन होती है। और HTML के साथ में हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, कौन से टैग के माध्यम से? हम लगाते हैं स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग के माध्यम से हम यहाँ पे इसको जोड़ सकते हैं। चलिए आगे देखें। बी राइट आंसर है। और अन्य विकल्प की बात करें तो PHP सर्वर साइड है, पाइथन आपका जनरल पर्पस लैंग्वेज है, वेब में सर्वर साइड पर ज़्यादा उपयोग हो जाता है, SQL डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग नहीं है ये। कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है? तो एंटीवायरस सेकेंडरी हो जाता है। MS ऑफिस भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ब्राउज़र भी एप्लीकेशन है। एंटीवायरस आपका मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। तो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक ब्रिज का काम कौन करेगा? OS ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बी यहाँ पर राइट आंसर है। तो यहाँ देखिए इंटरफेस के तरीके से काम कर लेता है, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट कंट्रोल, ये सारे यूज़र इंटरेक्शन, ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर लेता है। नई प्रक्रिया बोले तो नया प्रोसेस बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किस सिस्टम कॉल का उपयोग किया जाता है? सिस्टम कॉल मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य करने के तरीके। तो सिस्टम कॉल के रूप में उपयोग किया जाता है फॉर्क का। ठीक है, न्यू प्रोसेस बनाने के लिए फॉर्क का उपयोग किया जाता है। ए राइट आंसर है। ठीक है, और ये चाइल्ड प्रोसेस बनाता है सिस्टम कॉल, जो पेरेंट प्रोसेस की एक कॉपी होती है। यह यूनिक्स लाइनेक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे सामान्य तरीका है। पाइप की बात करें तो ये एक प्रकार से एक प्रोसेस के आउटपुट को दूसरी प्रोसेस के इनपुट के रूप में उपयोग किया जाता है। बोले तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन IPC के लिए उपयोग किया जाता है। EXE बोले तो पहले से बने प्रोसेस की मेमोरी को नए प्रोग्राम से रिप्लेस करता है। ओपन फाइल को खोलने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि हम MS एक्सेल 2016 में एक ही सेल में लेकिन एक नई लाइन पर डेटा एंटर करना चाहते हैं तो किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? तो यहाँ पे उपयोग किया जाता है अल्टर के साथ एंटर। क्या उपयोग किया जाता है? अल्टर के साथ एंटर। जैसे उदाहरण के लिए हम एक्सेल में चल भी लेते हैं, जैसे यहाँ चले और इसमें हम जो है यहाँ इसको बड़ा भी कर देते हैं। जैसे ये बड़ा कर दिए और यहाँ अगर हम लिख देते हैं, जैसे मान लो SHW एजुकेशन जो भी हमने लिखे, अल्टर के साथ एंटर दबाए। देखिए इसी में हम जो है लिख सकते हैं क्या? कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स ऐसे हमने लिखे और एंटर कर दिए। तो देखिए हम नई लाइन में एंटर करने के लिए अल्टर के साथ एंटर का प्रयोग करें तो यहाँ पे नई लाइन को एंटर कर लिए। ठीक है, डी आपका राइट आंसर है। उसके बाद है एक रिलेशनल डेटाबेस। बोले तो एक RDBMS जो होता है, रिलेशनल डेटाबेस में निम्न में से निम्नलिखित इकाइयों की विशेषताओं में शून्य मान नहीं होना चाहिए। बोले तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आप शून्य मान नहीं रख सकते हैं? तो यहाँ पर जो कीज़ होती है, कीज़ मतलब यूनिक की होती है या जो भी प्राइमरी की होती है, उसमें आप शून्य मान नहीं ले सकते। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कीज़। बोले तो ए नंबर का राइट आंसर है। नल वैल्यू यहाँ पर नहीं हो सकती। प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई करती है हर रिकॉर्ड को, और यदि इसमें नल हो तो जो यूनिक है उसका जो एक प्रकार से वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी, आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे टूट जाएगा। फॉरेन की में नल वैल्यूज़ हो सकती है ऑप्शनल रिलेशनशिप के केस में। नेक्स्ट है कंप्यूटर निर्देश लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंस्ट्रक्शन जो हम लिखते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं? प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग को ही हम एक प्रकार से क्या बोलेंगे? कोडिंग बोलेंगे। ठीक है, और कोडिंग यहाँ पे राइट आंसर है। ए आपका राइट आंसर है। कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखने की जो प्रक्रिया है, निर्देश लिखने की प्रक्रिया कोडिंग कहलाती है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से हम ये काम कर लेते हैं, जैसे C है, जावा है, पाइथन है। और लिखने वाले को प्रोग्रामर बोल देते हैं। डीबगिंग तो आपका प्रोग्राम में एरर को दूर करना होता है। कंपाइलिंग सोर्स कोड को मशीन में बदलना। एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम को रन करना। अगला है MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना होता है? तो अगर बात करें पावर पॉइंट की तो पावर पॉइंट में 400% होता है। मिनिमम कितना होता है? 10%। और अगर एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में भी आपका जो है 400% होता है और मिनिमम कितना होता है? 10%। MS वर्ड की बात करें तो 500% हो जाता है मैक्सिमम, और मिनिमम आपका 10% हो जाता है। तो आपको तीनों का याद रखना है। ठीक है, तो पर बात हो रही पावर पॉइंट की तो यहाँ पर राइट आंसर आपका C हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है आप देख भी सकते हैं इसमें जूम फीचर जो है स्लाइड को बड़ा छोटा या जूम देखने के लिए, तो इसमें आप देख सकते हैं 400% मैक्सिमम होता है। निम्न में से कौन सी तकनीक शुद्ध रूप से B2C मतलब जो बिजनेस टू कस्टमर है उसमें ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नहीं अपनाई जाती? तो जब भी अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट में ऐड आते हैं तो वो कैसे हमको छूट देते हैं? भाई प्लस मेंबर है या फिर जो भी मेंबर स्पेशल मेंबर उसको व्यक्तिगत छूट देते हैं, बिल्कुल सही है। रेफरल कोड किसी को शेयर करोगे तो आपको ऑफ़र मिलता है, ये भी सही है।
बल्क प्रोक्यूरमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये अनुबंध यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। दूसरा सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये भी देखने को मिल जाती है बी टू सी के अंतर्गत। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, क्योंकि ये चीज़ें आपको बी टू सी के अंतर्गत देखने को नहीं मिल जाती। ठीक है, सी आपका राइट आंसर है। मतलब बी टू सी बोले तो इंडिविजुअल कस्टमर को आकर्षित करना, उन्हें प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचना। इसके लिए टेक्निक्स जैसे कि पर्सनलाइज है, डिस्काउंट है, रेफरल रिवार्ड है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इसका उपयोग करना। ये सभी मेथड सीधे कस्टमर एंगेजमेंट और सेल्स को बढ़ाने पर फोकस करती है। बल्क प्रोक्योरमेंट की अगर बात करें तो ये बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस में देखने को मिल जाती है टेक्निक। इसमें बड़ी कंपनियां जो है बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती है। इंडिविजुअल कस्टमर को आकर्षित करने के लिए इसमें ये तरीका उपयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने अगर एम एस पावर पॉइंट 2013 की एक स्लाइड में एक चित्र बोले तो एक पिक्चर का चयन किया है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प फॉर्मेट पिक्चर जो है शॉर्टकट मीनू में उपलब्ध नहीं होता है। फॉर्मेट पिक्चर के अंतर्गत अगर देखोगे तो आपको साइज़ और प्रॉपर्टीज़ मिल जाती है, फिल और लाइन भी मिल जाती है, इफेक्ट भी मिल जाता है। लेआउट यहाँ पे नहीं मिलता। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, क्योंकि ये चीज़ें आपको पिक्चर फॉर्मेट में नहीं मिल जाती। तो हम सीधे देख लेते हैं, जैसे मान लो पावर पॉइंट में चलें और पावर पॉइंट में हम यहाँ पे सीधे ओपन करते हैं पावर पॉइंट, और पावर पॉइंट में चलने के बाद हम जो है पिक्चर ले आते हैं। जैसे हम चलते हैं न्यू स्लाइड, और न्यू स्लाइड में चल के हम ले आते हैं पिक्चर यहाँ से फ्रॉम डिवाइस, और डाउनलोड में चले, डाउनलोड में हम ले आते हैं, जैसे हम यहाँ पे चलें यूनिट 7। तो देखिए यूनिट 7 के अंतर्गत हम जो है इसमें क्या कर लेते हैं, इस पिक्चर में जाएंगे तो पिक्चर फॉर्मेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और पिक्चर फॉर्मेट में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है, जैसे पिक्चर स्टाइल है, देखिए ये पिक्चर की बॉर्डर, पिक्चर का इफेक्ट, पिक्चर लेआउट, सारी चीज़ें मिल रही है। परंतु यहाँ पे आपको जो है जो जो ऑप्शन हम देख रहे थे वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। चलिए आगे चलें, तो यहाँ पे आपको फिल और लाइन मिल जाएगा, इफेक्ट मिल जाएगा, साइज़ एंड प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी, लेआउट ऑप्शन इसमें नहीं होता है। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आरडीबीएमएस में बी प्लस वृक्ष को बाइनरी ट्री की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो आप देख सकते हैं, जैसे डिस्क क्षमता मेमोरी क्षमता से अधिक होती है, मेमोरी एक्सेस डिस्क एक्सेस से तेज होता है, डिस्क मेमोरी की तुलना में अधिक विश्वसनीय होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डिस्क क्षमता मेमोरी क्षमता से अधिक होती है। तो यहाँ बी प्लस वृक्ष जो बाइनरी ट्री है उसकी तुलना में अधिक प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ देखें आरडीबीएमएस में, तो डेटाबेस में डेटा बहुत बड़े आकार का होता है और मुख्य रूप से डिस्क पर स्टोर होता है, और डिस्क एक्सेस मेमोरी एक्सेस की तुलना में क्या हो जाती है, धीमा हो जाती है। इसलिए इंडेक्सिंग स्ट्रक्चर को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि डिस्क के इनपुट आउटपुट कम से कम हो सके। और बी ट्री क्या है, बी प्लस ट्री, बी प्लस ट्री एक बैलेंस्ड ट्री स्ट्रक्चर है। बी मतलब बैलेंस्ड, यह बाइनरी ट्री की तुलना में कम हाइट रखता है, क्योंकि हर नोड में कई कीज स्टोर की जाती है, और इससे जो है सर्चिंग, इंसर्शन, इसके बाद डिलीशन है, ऑपरेशन, ये जो है इसमें कम डिस्क एक्सेस हो सके ऐसी कोशिश की जाती है। बाइनरी ट्री में हर नोड में केवल एक की होती है, जिसे ट्री की हाइट बढ़ जाती है और डिस्क इनपुट आउटपुट भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रखना। एम एस वर्ड 2013 में टेबल की कॉलम चौड़ाई को स्वतः एडजस्ट करने वाले ऑटो फिट विकल्प को बंद करने के लिए कौन सा विकल्प जो है प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ फिक्स्ड कॉलम चौड़ाई या फिक्स्ड कॉलम विड्थ यहाँ पे उपयोग की जाती है। फिक्स्ड कॉलम विड्थ हम सीधे देख भी सकते हैं, जैसे एम एस वर्ड में चलें, और एम एस वर्ड में चल के हम जो है यहाँ पे अगर मान लो कोई टेबल लेते हैं, कोई भी टेबल ले लो, यहाँ चल के हम एक टेबल ले लेते हैं। जैसे ये टेबल लिए, और ये टेबल लिए तो हम कहाँ जाएंगे, जैसे लेआउट में गए तो यहाँ ऑटो फिट के अंतर्गत देखिए ऑटो फिट या फिर फिक्स्ड कॉलम फिट हो जाता है। एक और ऑप्शन आपका ऑटो फिट विंडो, विंडो के अकॉर्डिंग फिट हो जाता है, जैसे पूरी विंडो में फिट करना, या फिर ऑटो फिट कंटेंट के अकॉर्डिंग। ऑटो फिट फिक्स्ड, यहाँ पे देख लेते हैं फिक्स्ड कॉलम विड्थ बोले तो सभी कॉलम की विड्थ फिक्स्ड रहेगी। चलिए आगे देखें, तो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, दिए गए कथन को सत्य और असत्य में पहचानिए, मतलब सही और गलत बताना है। द बूटस्ट्रैप CSS फ्रेमवर्क इज़ यूज टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। इसके अलावा लिखा है द CSS क्लास सेलेक्टर आर यूज टू स्पेसिफाई अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट। तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट या जैसे भी हम सेलेक्टर का उपयोग कर लेते हैं। इंटरनल CSS कैन बी एडेड बाय यूजिंग टू स्टाइल एलिमेंट। तो बिल्कुल यहाँ पे सही है, इसका मतलब पहला भी बूट स्टेप वाला सही है, दूसरा भी सही है। सेलेक्टर का उपयोग हम इस ग्रुप में स्टाइल अप्लाई करने के लिए करते हैं। इंटरनल CSS का उपयोग कैसे करते हैं, स्टाइल के द्वारा करते हैं। तो तीनों यहाँ पर सही है बोले तो ए राइट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं, एमएस पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सा व्यू स्लाइड के थंबनेल के रूप में दिखाई देता है। स्लाइड के थंबनेल कौन दिखाता है भाई, अरेंजमेंट के लिए यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर व्यू दिखाता है। कौन सा, डी राइट आंसर है, जो हमने पहले भी देख चुके हैं। उसके बाद है कंप्यूटिंग में एनक्रिप्टेड डेटा को क्या कहा जाता है। मान लीजिए कोई डेटा है, डेटा हमने लिखे हैं हेलो, और हेलो को अगर कोडिंग के फॉर्म में नेटवर्क में भेज रहा है तो डॉलर हैज़ स्टार ऐसे करके जाएगा, और उसके बाद फिर रिसीवर के पास कैसा जाएगा, हेलो। तो यहाँ पे जो डेटा है उसको बोल देते हैं एनक्रिप्टेड डाटा, और एनक्रिप्टेड डाटा को ही हम क्या बोल देते हैं, सिफर टेक्स्ट। क्या बोल देते हैं, सिफर टेक्स्ट। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सिफर टेक्स्ट, ए राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML पेज में एंकर टैग हाइपरलिंक को परिभाषित करता है और इसकी खालिस्तान विशेषता उस पृष्ठ के URL को निर्दिष्ट करती है। तो जो ए टैग हमने लिखे हैं, ए के बाद हम लिख देते हैं HREF, मतलब हाइपर लिंक का रेफरेंस आपको देना होता है इसके अंदर। तो HREF यहाँ पे इसका URL देता है, मतलब ए यहाँ पे जो राइट आंसर है, ठीक है। और HTML के अंतर्गत मैंने विस्तार से सारी चीज़ें समझाया हूँ, तो आप उनको जाकर देख लेंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है XML डाटा को खालिस्तान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। XML डाटा को स्टोर और प्रदर्शित करना यहाँ पे नहीं होगा, स्वरूपित करना और एनक्रिप्ट करना नहीं होगा, स्थानांतरित और संग्रहित करना यहाँ आंसर है, विश्लेषण भी नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर करना किसका काम होता है, XML का काम होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ई-कॉमर्स तकनीक पर आधारित है। तो ई कॉमर्स के अंतर्गत बेचना खरीदना हो जाता है भाई। तो ऑनलाइन शॉपिंग ये है, डिजिटल पेंटिंग नहीं है, वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है, स्प्रेडशीट मॉडलिंग नहीं है। तो यहाँ पहला ही राइट आंसर है, ई कॉमर्स तकनीक पर आधारित है ऑनलाइन शॉपिंग, क्योंकि इसमें आप देखोगे अमेजन बोले तो बिजनेस और कस्टमर बोले तो हम, तो ये बेचने खरीदने का काम इसी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। बेचने का काम कौन करेगा, व्यापारी, और हम खरीदेंगे तो बोले ऑनलाइन शॉपिंग। तो ई कॉमर्स का ही एक तकनीक है। चलिए इसमें देखिए, ई कॉमर्स बोले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसके अंतर्गत ऑनलाइन शॉपिंग जहां प्रोडक्ट हम किसी वेबसाइट से खरीद लेते हैं, और डिजिटल पेंटिंग तो एक ग्राफिक डिज़ाइन है, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट बनाना, एडिट करना, स्प्रेडशीट मॉडलिंग, डेटा एनालिसिस करना, कैलकुलेट करना, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। खालिस्तान मतलब एक खालिस्तान इंटरनेट से अनुरोधित जानकारी को आपके नेटवर्क पर लाता है, और जबकि एक जो खालिस्तान है उस जानकारी को आपके पीसी या नेटवर्क के भीतर वितरित करता है। बोले तो इंटरनेट से लाता है, तो इंटरनेट से कौन लाएगा भाई, इंटरनेट से कौन लाएगा, देखिए मॉडेम लाता है, बिल्कुल देखिए दो में मॉडेम है, एक तो आपका गलत हो गया। फिर उसके बाद आपका जो बाकी दूसरी चीज़ है वो आपकी नेटवर्क में वितरित करता है। तो नेटवर्क में वितरित कौन करेगा, ये करेगा स्विच। तो यहाँ पे स्विच आपका राइट आंसर है, बाकी राउटर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो स्विच जो है आपके नेटवर्क के अंदर डेटा पैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, इनकमिंग डेटा को पीसी या जो डिवाइस है उस तक पहुँचाता है। यानी स्विच का काम नेटवर्क और डिवाइसेस के बीच डेटा के फ्लो को मैनेज करना होता है। राउटर ये गलत है, राउटर का काम तो नेटवर्क को कनेक्ट करना होता है, ट्रैफिक राउट करना होता है। मॉडेम और राउटर हमने देखे, तो मॉडेम बोले तो आपको तो मॉडेम पता चल गया, ये डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में करता है। उसके बाद स्विच आपने देख लिया, पर मॉडेम बाद में नहीं आएगा, मॉडेम स्विच ये भी सही यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, डी सही है। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में संचार में खालिस्तान ट्रांसमिशन शामिल है। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में क्या संचार है भाई, अगर मान लो कंप्यूटर है और यहाँ पे कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड जो है सीधे डाटा भेज बस सकता है, यहाँ पे प्राप्त नहीं कर सकता, यानी कि वन वे है। क्या है, वन वे। और वन वे है, इसका मतलब क्या है, वन वे मतलब हो जाता है सिंप्लेक्स। क्या हो जाता है, सिंप्लेक्स। तो राइट आंसर भी हो जाएगा आपका सिंप्लेक्स से, बोले तो ए। फुल डुप्लेक्स में दोनों तरफ एक साथ भेजे जा सकते हैं, हाफ डुप्लेक्स में दोनों तरफ भेजा जा सकता है, पर एक समय में एक ही तरफ भेजा जा सकता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें और उदाहरण इसके अंतर्गत, जैसे मॉनिटर में कोई डाटा आ रहा है तो वो भी कैसा है, वो भी आपका सिंप्लेक्स है, वापस नहीं जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2013 में फ़ॉन्ट साइज़ की रेंज क्या होती है। तो फ़ॉन्ट साइज़ मिनिमम 1 होता है और मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम का हो जाता है 1638। आप बढ़ाकर भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं MS वर्ड में चलता हूँ और यहाँ हमने लिखे हैं SW एजुकेशन, ठीक है, ये लिखे, और यहाँ जाकर हम अगर कितना ले देते हैं, 1640 दे देते हैं, 1640 दे देते हैं। जैसे हमने एंटर करी तो देखिए यहाँ ऑप्शन क्या आ रहा है, 1 एंड 1630 38। तो देखिए ऑप्शन भी आपको दे दे रहा है आंसर में, 1 से लेकर 1638। तो आंसर उसने दे दिया है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो इसमें आप देख भी सकते हैं, हाँ मतलब मैक्सिमम अगर जो स्लाइडर है या कॉम्बो बॉक्स है उसमें आप 8 से 72 देख सकते हैं, परंतु बढ़ा कहाँ तक चल सकते हैं, 16 से 38 तक, 1638।
भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये सबको पता होना चाहिए किसके द्वारा विकसित किया गया भाई, बताओ ज़रा। तो ये किया गया सीडैक के द्वारा, ठीक है। और सीडैक का फुल फॉर्म क्या है? सीडैक का फुल फॉर्म आपको बताना है, हालांकि हम यहाँ देख भी ले रहे हैं, पर आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे तो थोड़ा सा याद हो जाएगा। सीडैक मतलब परम 8000 बनाया था इन्होंने, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग 1991 में विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य था भारत को स्वदेशी सुपर कंप्यूटिंग क्षमता प्रदान करना। और क्योंकि इस समय अमेरिका ने भारत को क्रे कंप्यूटर देने से मना कर दिया था, परम नाम का जो शब्द है वो संस्कृत शब्द सुप्रीम से लिया गया है, और सुप्रीम बोले तो सुपर कंप्यूटर, इसलिए परम नाम दिया गया। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, जो कि स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है भारत के अंतर्गत। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद है बार्क जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे नहीं होगी, हालांकि ये हमारे देश की जो है संस्थाएं है। उसके बाद है एक खालिस्तान एकीकृत विकास परिवेश आईडी है, जो कि पाइथन के साथ आता है। तो ये है आईडीएलई, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडीएलई। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, लर्निंग एनवायरनमेंट बोल सकते हैं, डिफ़ॉल्ट आईडी है, और इसमें कोड लिखने, एडिट करने, रन करने और डिबग करने की सुविधा होती है। काफ़ी लाइट वेट है, बिगनर्स फ्रेंडली है, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी एक्लिप्स की बात करें तो एक्लिप्स जो है जावा और अन्य लैंग्वेजेस के लिए यहाँ पे पाइथन के साथ डिफ़ॉल्ट नहीं है, जावा और अन्य प्रोग्रामिंग के लिए है। नेटबीन्स जावा डेवलपमेंट के लिए होती है। विजुअल स्टूडियो माइक्रोसॉफ्ट की आईडी है ये। अगला क्वेश्चन है DEF, मतलब ये पाइथन का कोड है। DEF एक फंक्शन लिया गया है, उसके बाद एक आर्गूमेंट लिया गया है n करके, रिटर्न किया गया है n में इंटू हो जाए n, मतलब n में अगर मान लो हम 2 डालते हैं तो n इंटू 2 हो जाएगा, वो आया तो कितना 4, रिटर्न करेगा 4। तो यहाँ पर नंबर्स क्या है 1 2 3 4। उसके बाद है रिस्पॉन्स हमने दिए मैप्ड, ऐड कर लिए यहाँ पे, और नंबर। तो इस प्रकार से हम जो है प्रिंट कर रहे हैं लिस्ट RES। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा सी। बोले तो 1 4 9 16। अब आएगा कैसे? तो आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ों की, तो इसके बारे में हम जो है पाइथन में विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी सिर्फ आप आंसर देख सकते हैं। MS एक्सेल 2016 में सेल के विशेष अक्षर को प्रतिस्थापित करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सही है? तो विशिष्ट अक्षरों को चुनकर नए अक्षर टाइप करना, सेल में क्लिक करके स्पेस बार दबाना, इससे तो पूरा मिट जाएगा। सेल में क्लिक करके नए अक्षर टाइप करना, ये भी गलत है। सेल में क्लिक करके डिलीट दबाना, ये भी गलत। तो पहला आपका राइट आंसर है, विशिष्ट अक्षरों को सेलेक्ट करना है और उसके बाद उनके बदले में दूसरा लिखना है। तो ये ए नंबर का राइट आंसर है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट डिलीवरी इंटरनेट जो बिजनेस है उस मॉडल पर आधारित है। तो डिजिटल प्रोडक्ट डिलीवरी जो है इंटरनेट बिजनेस मॉडल किस पर आधारित है? तो यहाँ पे जो है भौतिक शिपिंग नहीं है। डिजिटल प्रोडक्ट डिलीवरी मतलब डिजिटल रूप से आपको अगर चीज़ें चाहिए, जैसे ई बुक वगैरह है या जो भी चीज़ें, तो वो घर पहुँच सेवा भी नहीं होगी, सब्सक्रिप्शन बॉक्स भी नहीं होगा। डाउनलोड करने योग्य सामग्री ई बुक आप डाउनलोड कर लेते हैं और रख लेते हैं। मान लीजिए कोई नोट्स आपने लिए 49 रुपीज़ में, जैसा भी, तो आपको डिजिटली रूप से डाउनलोड करने की फैसिलिटी दे देता है, डाउनलोडेबल कंटेंट। तो बी राइट आंसर है। तो यहाँ ई बुक है, सॉफ्टवेयर है, म्यूज़िक एंड वीडियोज़ है, ऑनलाइन कोर्सेज है, ये सब डिजिटल रूप से आप परचेस कर लेते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया द्वारा विकसित किया गया था? तो नोकिया द्वारा विकसित कौन सा किया गया था भाई, बताइए। तो ये किया गया था यहाँ पे नाइदर बाडा और नॉर एंड्रॉयड। बोले तो ना ही यहाँ पे बाडा है और ना ही एंड्रॉयड है, ठीक है। तो ये दोनों ही नोकिया द्वारा यहाँ पे विकसित नहीं किया गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं हम, नोकिया का OS तो सेम्बियन है, ये आपको याद रखना है, पहले भी हमने पढ़े थे। और विंडोज़ फ़ोन भी यहाँ इसने बनाया था। बाडा OS बोले तो सैमसंग ने विकसित किया, और जो आपका एंड्रॉयड है वो गूगल ने विकसित किया। साथ ही आप देख भी सकते हैं इनमें, आप देखिए सबके सामने सबकी चीज़ें देखने को मिल जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप थी नोकिया की जब उन्होंने विंडोज़ फ़ोन बनाया था। पाइथन का खालिस्तान विशेष वेरिएबल वर्तमान में चल रही स्क्रिप्ट या मॉड्यूल का नाम संग्रहित कर लेता है। तो ये जो है आपका नेम है, क्या है? नेम राइट आंसर है। तो आप देख भी सकते हैं पाइथन का बिल्ट इन स्पेशल वेरिएबल है। जब कोई स्क्रिप्ट सीधे रन होती है तो नेम जो है, नेम की वैल्यू मेन होती है, और जब स्क्रिप्ट को किसी दूसरे मॉड्यूल से इंपोर्ट किया जाता है तो नेम की वैल्यू उस मॉड्यूल का नाम होती है।
आगे देखें कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस डिजिटल डेटा को एनालॉग ट्रांसमिशन के लिए उपयुक्त फॉर्मेट में बदलता है। तो कौन सा हार्डवेयर डिवाइस जो है डिजिटल डेटा को एनालॉग में बदलेगा, तो एनालॉग को डिजिटल में बदलेगा, तो ये करता है मॉडेम। कौन करता है? मॉडेम। मॉडेम राइट आंसर है। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन से मिलकर मॉडेम बना है। और मॉड्यूलेशन का मतलब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलेगा और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलेगा, उसे बोल देते हैं डीमॉड्यूलेशन। दोनों का कॉम्बिनेशन मॉडेम होता है। राउटर तो डिफरेंट जो नेटवर्क है उसको कनेक्ट करता है, डेटा पैकेट्स को सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम कर लेता है। स्विच आपका नेटवर्क डिवाइस में नेटवर्क को वितरित करता है। और हब की बात करें तो बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस है, डेटा को सभी कनेक्टेड डिवाइस तक ब्रॉडकास्ट करने का काम कर लेता है। आगे देखें तो निम्न में से कौन सा कथन सही पूछा गया है। तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा ब्रॉडबैंड की पोर्टेबिलिटी जो है वाईफाई से अधिक होती है। पोर्टेबिलिटी की बात हो रही है, तो पोर्टेबिलिटी वाईफाई से अधिक कैसे होगी? ब्रॉडबैंड तो एक जगह रहता है, ब्रॉडबैंड वाईफाई से अधिक महंगा होता है। वाईफाई इंटरनेट उत्पन्न करने वाले मूल डिवाइस पर निर्भर है। ब्रॉडबैंड में नेटवर्क ब्लॉकिंग अधिक होती है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि वाईफाई इंटरनेट उत्पन्न करने वाले मूल डिवाइस पर निर्भर होता है। मतलब जो राउटर है या मॉडेम है उस पर निर्भर कौन होता है? वाईफाई होता है। बाकी चीज़ें आपकी गलत है। चलिए यहाँ देख सकते हैं हम, वाईफाई बोले तो वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ब्रॉडबैंड या अन्य इंटरनेट सोर्स से जुड़कर डिवाइसेस को इंटरनेट एक्सेस देती है। वाईफाई खुद इंटरनेट जनरेट नहीं करता, बल्कि ब्रॉडबैंड मॉडेम राउटर इंटरनेट से लेकर जो है आपको डिवाइस तक पहुँचाता है। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान करना है। तो सीपीयू प्रोसेस करता है, बिल्कुल सही। रैम आपकी टेम्परेरी स्टोरेज है, ये भी सही है। टेम्परेरी बोले तो अस्थाई। हार्ड डिस्क आपकी परमानेंट स्टोरेज, ये भी सही है। मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस, ये भी सही है। इसका मतलब सभी सही है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं था, सभी सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है बड़ी आसानी से अतिरिक्त उपयोगकर्ताओं को जोड़ सकने का अर्थ है कि वह नेटवर्क कैसा है। तो बड़ी आसानी से जोड़ सकना मतलब स्केलेबल है। स्केलेबल मतलब मापनीय है, भले बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ये चीज़ मिल जाती है स्केलेबल में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, स्केलेबल हो गया। उसके बाद देखिए इसमें आपको इंटरनेट क्लाउड बेस्ड नेटवर्क मिल जाते हैं। सिक्योर नेटवर्क की बात करें तो अनऑथोराइज्ड जो एक्सेस है उससे बचाने के लिए हो जाता है। इनक्रिप्शन है, फायरवॉल है, अथेंटिकेशन है, ये सारी टेक्निक। डेडिकेटेड नेटवर्क की अगर बात करें तो समर्पित नेटवर्क हो जाता है। इसके बाद डिसेंट्रलाइज नेटवर्क, विकेंद्रीकृत नेटवर्क बोले तो कंट्रोल और डेटा कई नोड में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एग्जाम्पल के लिए ब्लॉकचेन नेटवर्क यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रोग्रामिंग समस्या को हल करने के लिए आवश्यक चरणों को अगर ग्राफिक फॉर्म में दर्शाते हैं तो उसे क्या बोल देते हैं? तो देखिए स्टेप बाय स्टेप अगर चरण लिखोगे तो उसको हम बोल देते हैं एल्गोरिदम। क्या बोल देते हैं? एल्गोरिदम। और अगर एल्गोरिदम को अगर ग्राफिक्स के फॉर्म में दर्शाएं तो उसको बोल देते हैं फ्लो चार्ट। क्या बोल देते हैं? फ्लो चार्ट बोल देते हैं। तो फ्लो चार्ट यहाँ पर राइट आंसर होगा, बोले तो ए राइट आंसर होगा। एल्गोरिदम तो स्टेप बाय स्टेप, और इसी फ्लो चार्ट को कोड में बदलना तो स्यूडो कोड हो जाता है। ठीक है, ब्लूप्रिंट तो एक प्रकार का क्या होता है? एक प्रकार की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास को बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाता है आपको, जो मॉडेम है, मॉडेम को निम्न में से किन अक्षर आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है? तो मॉडेम को जो है ट्रांसमिशन या फिर जो आपका ट्रांसमिशन की दिशा है, ट्रांसमिशन लाइन है, कनेक्शन है, ट्रांसमिशन मोड है, इन सभी आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि डी राइट आंसर है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या है? क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स आपको पता भी होना चाहिए, ए राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे 2D बार कोड हो जाता है, जो 1994 में डेंसो वेब ने यहाँ पे विकसित किया था जापान में। क्यूआर कोड को जल्दी स्कैन करके डाटा प्राप्त किया जा सकता है। इसके कुछ विशेषताएं जैसे ट्रेडिशनल बार कोड से अधिक डेटा स्टोर कर सकता है, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, बाइनरी और जो कांजी कैरेक्टर है स्टोर कर सकता है। स्मार्टफोन कैमरा या क्यूआर स्कैनर से आसानी से पढ़ा जा सकता है। उपयोग की बात करें तो यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। वेबसाइट की लिंक, ऐप डाउनलोड करना, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, अथेंटिकेशन, टिकट के लिए, इवेंट एंट्री के लिए, इन सब के लिए इसका उपयोग किया जाता है। MS पावर पॉइंट 2013 में प्रूफिंग कमेंट्स लैंग्वेज जैसे समूह मीनू के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विकल्प नहीं होता है? तो ये जो प्रूफिंग कमेंट्स लैंग्वेज जैसे समूह के अंतर्गत कौन नहीं होता है, तो बोले यहाँ से देखोगे तो आपको जो है रिसर्च देखने को मिल जाएगा। मतलब ट्रांसलेट होता है, दिसारस भी होता है, स्पेलिंग भी होता है, पर रिसर्च यहाँ पे नहीं होता। तो रिसर्च ये राइट आंसर इसका। निम्न में से कौन से विकल्प पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा के लिए मान्य है?
तो यहाँ पे आप देखोगे तो पाइथन जो है इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग है, बोले तो ए राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथन एक इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है, कंपाइलर नहीं है। कोड लाइन बाय लाइन रन होता है, एरर डिटेक्शन आसान हो जाता है। और ये पाइथन में क्लास और ऑब्जेक्ट का उपयोग किया जाता है। कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रैक्शन है, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे तो एम एस वर्ड 2013 में डॉक्यूमेंट बनाने के लिए निम्न में से कौन सा चरण सही है। तो देखिए फाइल में जाएंगे, फिर जाएंगे हम क्रिएट में, और क्रिएट में नहीं जाएंगे, यहाँ भी क्रिएट में नहीं जाएंगे, न्यू में जाएंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो आपका सी राइट आंसर है। तो सी राइट आंसर। आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाने के स्टेप ध्यान में रख सकते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता जो संबंध परक बोले तो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की नहीं है। तो डेटा तालिका में व्यवस्थित होता है, यानी कि टेबल में होता है, ये बिल्कुल सही है। मतलब रिलेशनल में टेबल में डाटा रखा जाता है। तालिकाओं को की द्वारा जुड़ी होती है, मतलब तालिकाएं की बोले तो प्राइमरी की हो सकती है, जो भी उसके माध्यम से एक टेबल दूसरी टेबल से जुड़ी होती है, बिल्कुल सही। डेटा स्टोर हायरार्चिकल फॉर्म में, तो हायरार्चिकल तो एक डेटा का प्रकार ही है डीबीएमएस का, तो ये तो होगा नहीं। फिर उसके बाद है क्यूरी के लिए एसक्यूएल का समर्थन किया जाता है आरडीबीएमएस में, बिल्कुल सही। बोले तो यहाँ पे सी राइट आंसर है। सी आपका गलत माना जाएगा रिलेशनल डेटाबेस के संबंध में। तो यहाँ पे आप पढ़ भी लेना। एम एस पावर पॉइंट 2013 में स्लाइड में चित्र डालने के लिए निम्न में से किस मुख्य मेनू का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो है हम इंसर्ट मेनू का उपयोग करेंगे। मतलब अगर आपको चित्र डालना है तो आप इंसर्ट मेनू का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे इंसर्ट मेनू में क्या क्या कर सकते हो, वो लिखा है। एनिमेशन मेनू में भी आपको लिखा है ऑब्जेक्ट में एनिमेशन देना। डिज़ाइन में आप लेआउट वगैरह चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन बैकग्राउंड वगैरह थीम। व्यू मेनू में आप अलग अलग प्रेजेंटेशन व्यू देख सकते हैं। हमें एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग कोड में ट्रांसलेट करने की आवश्यकता क्यों होती है। मनुष्यों के लिए पढ़ने योग्य बनाने, नहीं। कंप्यूटर द्वारा निष्पादित करने, बिल्कुल सही। बोले तो बी राइट आंसर है। ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग कोड में ट्रांसलेट करना जरूरी है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है 0 1 समझता है। तो बी राइट आंसर है। एम एस एक्सेल 2016 में अनुक्रमिक तिथियों की सूची को जल्दी जल्दी बनाने के लिए कौन सा विकल्प है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ऑटोफिल। ऑटोफिल यहाँ पे देखोगे तो आपको जो है ऑटोफिल मिलेगा, पर ऑटोफिल जो है फिल हैंडल में देखने को मिल जाता है। किस में मिल जाता है, फिल हैंडल में। जैसे हम यहाँ चलें तो आपको देखने को मिल जाता है एक्सेल, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आप लिख देते हो क्या, 5 फरवरी आपने लिखे और यहाँ लिख ले 2026। अब जल्दी जल्दी डेट बनाना है तो आप देखिए इस प्रकार से फिल हैंडल से खींच सकते हैं। देखिए डेट आ गई एक तरफ से। तो यहाँ पे ऑटो फिल करना होता है, पर किसके माध्यम से करना होता है, फिल हैंडल के माध्यम से। बी राइट आंसर है। तो इसके अंतर्गत आप पढ़ भी लेना इसमें। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका मिल जाता है ऑटो कंप्लीट भी है। तो ऑटो कंप्लीट तो एक बार फिल करने के बाद हम जो है नीचे लाएँ तो ऑटोमेटिक आ जाता है। पावर पॉइंट में सेटअप स्लाइड शो मीनू ग्रुप में निम्न में से कौन सा शो टाइप उपलब्ध नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है आपका प्रेजेंट ऑनलाइन यहाँ पे नहीं होता, बाकी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता, सी राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आरडीबीएमएस का प्रकार या कार्य नहीं है। आरडीबीएमएस के अंतर्गत आपको फाइल और डेटा की अखंडता मिल जाती है, सिक्योरिटी मिल जाती है, और नन ऑफ दीज नहीं। यहाँ पे आपको ऑडिट ट्रायल नहीं मिलता। तो ये आपका कौन सा है, सी राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्लाइड शो व्यू में निम्न में से कौन सी जो की है स्लाइड को आगे नहीं बढ़ने देती। तो आगे बढ़ने के लिए हम की भी दबा सकते हैं, एरो की है, स्पेस बार है, या फिर एंटर की है, माउस की बटन है, सबको दबा सकते हैं। पर स्केप की से आगे नहीं बढ़ता है, स्केप की से क्लोज हो जाता है। जो आपका प्रेजेंटेशन है वो बंद हो जाएगा, किससे, स्केप की से। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे इसमें तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक कैश पेमेंट में निम्न में से क्या सही है। तो ये भौतिक मुद्रा स्थानांतरित होती है, नहीं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसा नहीं होता। लेन देन गुमनाम होता है, गलत। डिजिटल टोकन का उपयोग किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो आपका सी राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ इसके बारे में देख भी सकते हैं। ई कैश बोले तो इलेक्ट्रॉनिक कैश एक प्रकार की करेंसी होती है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। ई वॉलेट है, यूपीआई, पेपाल, क्रिप्टो करेंसी इनमें। और डिजिटल टोकन बोले तो पेमेंट के लिए उपयोग होते हैं। फिजिकल करेंसी ट्रांसफ़र नहीं होती, अथेंटिकेशन आवश्यक होता है, पिन, ओटीपी या बायोमेट्रिक्स। अगला देखें ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे आम प्रकार क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो सबसे बेसिक चीज़ें देखने को मिल जाती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसमें आप देख भी सकते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच ब्रिज का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, लाइनक्स, मैक,
यूटिलिटी प्रोग्राम की बात करें, ये भी हो जाते हैं। फंक्शंस, रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस शेड्यूलिंग। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है। MS वर्ड है, MS एक्सेल है, फोटोशॉप है, ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर भी एक प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, जैसे कि स्काइप ही है, जूम है, ईमेल क्लाइंट है, ये सारी चीज़ें। कुछ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो जाते हैं जो कि डॉक्यूमेंट को बनाने, जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। MS वर्ड है, गूगल डॉक्स है, ये सारी चीज़ें, तो आप इनको एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डाटा और उसकी कार्यक्षमता को एक इकाई में समाहित करता है। तो यहाँ पे जो क्लास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात की जा रही है। तो डाटा और उसकी कार्यक्षमता को एक इकाई में कन्वर्ट कौन करेगा, तो ये करेगा कैप्सूल बनाने, बोले तो एनकैप्सुलेशन, मतलब बी आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और इनहेरिटेंस मतलब एक क्लास के फीचर्स को दूसरी क्लास में लाना। पॉलीमॉर्फिज्म एक क्लास बनाया और बार बार अलग अलग तरीके से उपयोग करना। एब्स्ट्रैक्शन मतलब हो जाता है मेन चीज़ों को नहीं दिखाना, सिर्फ रिफ्लेक्टेड चीज़ों को दिखाना, उसको बोल देते हैं एब्स्ट्रैक्शन। इस सब जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आप इसको एक बार पढ़ भी सकते हैं। हम एरे को सर्वोत्तम रूप से कैसे वर्णित कर सकते हैं। एरे मतलब हो जाता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट या कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, पर सेम प्रकार के होने चाहिए। तो समान प्रकार के डेटा को समूह को क्या बोल देते हैं, एरे बोल देते हैं। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए, बी यहाँ पर राइट आंसर, इनको आप पढ़ भी सकते हैं। एरे को निम्नलिखित में से कौन सा एरे की अवधारणा का अधिकतम उपयोग करता है। तो एरे की अवधारणा का अधिकतम उपयोग की बात करें तो इमेज प्रोसेसिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, बी राइट आंसर है। इमेज प्रोसेसिंग बोले तो पिक्सल्स के रूप में स्टोर किया जाता है। हर पिक्सल जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू, बोले तो RGB वैल्यू रखता है। 2D एरे बोले तो मैट्रिक्स के रूप में व्यवस्थित होती है। 100x100 पिक्सल वाली एक इमेज है। 2D एरे बोले तो 10,000 वैल्यू यहाँ पे रखेगी। इस प्रकार हमने जो है यहाँ पे जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है उसको यहाँ पे कवर किया। इसमें भी आपको जो है लगभग 80 क्वेश्चन या 75 से 80 क्वेश्चन के आसपास मिले हैं। कुछ फैक्ट भी मिले हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और डाउट नहीं, अन्य चीज़ों के लिए भी कुछ पूछता हूँ तो भी कमेंट करना है। क्लास कैसी लगी उसको भी बताना कमेंट बॉक्स में, तो आपको कमेंट करना है और साथ ही वीडियो को लाइक करना अनिवार्य है। ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।